अच्छा जी, हमारा कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हमारा एक क्वेश्चन है कंपनी अकाउंट्स का, एंड इट हैज कम इन द पेपर मई जून 22 का हमारा ये सवाल है 7707। कहते हैं जी कि रेवेन्यू दिया हुआ था आपको, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था, रेवेन्यू दिया हुआ था, फिर इन्वेंट्री ओपनिंग थी, परचेजेज हैं, रेंट एंड रेट्स हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, वेजेस हैं, इक्विपमेंट, ट्रेड रिसीवेबल है, प्रोविजन फॉर इररिकवरेबल डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैंक डेबिट है आपका, ट्रेड पेबल है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स, डिविडेंड पेड ऑन ऑर्डिनरी शेयर। इन्वेंट्री एट 30th November was valued at 12830, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट इज टू बी चार्ज एट 25% per annum using the reducing balance method. Accrued operating expenses at 30th November were 415. Rent includes a payment of 2250 for the 3 months from 1st October to 31st December. Or provision for doubtful debt is to be set at 4% of trade receivable. So if you just look at the question, you will come to know that this is the same as we used to do in the final accounts of sole trader. We are supposed to solve the question in the same manner as we used to do, as we used to solve the question of final accounts regarding sole trader. 30th November पे हमारा साल जो है वो खत्म हो रहा है, और कहता है नो डिविडेंड्स वर आउटस्टैंडिंग एट 30th November, और 1000 इज टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व एट 30th November। तो इनकम स्टेटमेंट कहता है आपने बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी बनाना इनकम स्टेटमेंट। हम कैसे इसको डेवलप करेंगे। इनकम स्टेटमेंट आपको पता ही है कि हमारी रेवेन्यू से स्टार्ट होती है। रेवेन्यू कह रहे हैं, सेल्स कह रहे हैं, एक ही बात है। तो रेवेन्यू से हम इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो देखिए रेवेन्यू हमारा कितना दिया हुआ है जी। रेवेन्यू दिया हुआ है आपको 203600। हम उधर लिख लेते हैं जी। रेवेन्यू आपका है जी 203600, राइट। और देखिए सेल्स रिटर्न को हमें अगर क्वेश्चन में दी हो तो सेल्स रिटर्न तो फिलहाल मौजूद नहीं है। उसके बाद आपका आ जाएगा इस रेवेन्यू के बाद, सबसे पहले इसमें से लेस कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर इसमें आपकी सबसे पहले आ जाएगी जी ओपनिंग इन्वेंट्री, जो नॉर्मल वे है इसका। एड परचेजेस प्लस इसमें से हम कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी है, इन्वेंट्री एट 1 दिसंबर है हमारी 12945। हम लिख लेते हैं जी। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है 12945। ऐड कर लेंगे इसमें परचेजेस। परचेजेस आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। परचेजेस आर ऑफ एन अमाउंट ऑफ 143750। तो मैं ऐड कर लेता हूँ इसमें 143750, और इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपको पता है परचेजेस में परचेज रिटर्न माइनस होती है, कैरिज इनवर्ड हम ऐड करते हैं, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें या आइटम्स मौजूद नहीं है। तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, जो कि हमारी दी हुई है कितने की, 12830 जी। माइनस करें लीम, जरा बताएं क्या आता है। ये हमने माइनस करके निकालें, क्या आंसर आता है जी। मई जून 22-22 का सवाल है। 12945 प्लस 143750 और माइनस 12830। 143865। ओके, 143865, 143865 ये माइनस कर दें, आपका बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। निकालने कितना आता है जी। 59। 59735। 59735, ओके थैंक यू। 59735 हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको सबसे पहले बेटा ये देखना है और जनरली ना समटाइम्स आई यूज टू मिस दैट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है ना। और वो क्या बेसिकली चीज होती है कि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। अब what we used to do, we need to calculate the provision first, because we don't know either we have to decrease the provision or increase the provision। आपको पहले 9800, बल्कि 9800 में से पहले अगर एडिशनल बैड डेट्स होते तो वो माइनस करता,
और फिर निकालता है इस पे कितने परसेंट बेटा, 4%। तो ये आपका आता है 392। जबकि आपको पहले से जो प्रोविजन अवेलेबल है, प्रोविजन फॉर इररिकवरेबल डेट, वो कितनी दी हुई है, 295। तो 392 में से 295 माइनस कर देंगे आप, यू नीड टू इंक्रीज द प्रोविजन बाय 97। आपको प्रोविजन इंक्रीज करनी है 97 से, इसका मतलब है कि फिलहाल प्रोविजन डिक्रीज तो फिलहाल नहीं होगी, ठीक है ना। तो लेस कर देंगे हम एक्सपेंसेस, और यहाँ पे आपका आ जाएगा जी, क्या बना, डिक्रीज इन, सॉरी इंक्रीज इन प्रोविजन। कितनी है जी इंक्रीज इन प्रोविजन हमारी, अगर हम देखें तो वो है 97, बिकॉज यू नीड 392 ऑफ प्रोविजन, दो यू हैव 290 295 ऑफ प्रोविजन इज अवेलेबल। तो 97 से आपको प्रोविजन जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, विच इज सपोज टू बी रिटर्न अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सपेंसेस, क्योंकि इतना प्रॉफिट में से आपने निकालना है, प्रोविजन में डालना है। उसके बाद एक्रूड एक्सपेंसेस हैं हमारे, वो हम देखते हैं कितने दिए हुए, रेंट एंड रेट्स भी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए 12920, राइट। मैं लिखता हूँ इधर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 12920, क्योंकि इसमें एक्रूड भी है बेटा, वो ऐड कर लेंगे हम। एक्रूड नीचे दिए हुए हैं आपको, ये है एक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कितने हैं 415 के, वो हम इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ पे कर लूंगा जी 415, करें जी ऐड, कितना आता है, 1,335। 1,335, ठीक होगी जी बात। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने रिकॉर्ड कर लिए, उसके बाद आपकी आ जाती है बेटा वेजेस। देखते हैं जी वेजेस हमें कितने की दी हुई है। वेजेस हमें दी हुई है, उसकी कोई एडजस्टमेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है। वेजेस है 24380 की, वो हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में ही लिख लेंगे, 24380। वेजेस के बाद आपकी आ जाती है, अल्लाह आपका भला करे, वेजेस के बाद रेंट एंड रेट्स हैं, रेंट एंड रेट्स दिए हैं 12460, ठीक है। रेंट एंड रेट्स दिए हैं 12460, जबकि वो कहता है रेंट इंक्लूड ए पेमेंट ऑफ 2250 फॉर द 3 मंथ्स फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर। अब ये 2250 जो है वो 3 मंथ्स की इंश्योरेंस है, कब की बेटा, अक्टूबर की, नवंबर की और दिसंबर की, 3 मंथ्स। इसका मतलब है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है दैट एंड्स एट 30 नवंबर। तो अक्टूबर नवंबर की तो हमारे पीरियड में फॉल करती है, लेकिन दिसंबर की इंश्योरेंस जो कि रेंट एंड रेट्स में शामिल है, वो जो रेंट, दिसंबर की इंश्योरेंस, दिसंबर का रेंट है, वो क्या होगा हमारा, वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, वो प्री पेड है। वो शामिल तो है, लेकिन वो प्री पेड है, बिकॉज दैट डज नॉट रिलेट विद दिस ईयर। तो 750 का हम निकालेंगे, कितना बना, 1/, 1,500। नहीं नहीं बेटा 1500 नहीं, 750, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर की अलीम जो इंश्योरेंस है वो हमारे पीरियड में, रेंट जो है वो हमारे पीरियड में फॉल करता है, वो हमारा रेंट एक्सपेंस है। लेकिन जो दिसंबर का हमने रेंट एक्सपेंस गलती से शामिल कर दिया 750, वो प्रीपेड है, सिर्फ वो माइनस होना है, एंड दैट इज 750, 1/3, 2250 इंटू 1/3। ये आपका आएगा 12460 माइनस 750 जी, कितना आता है जी, 11710। 11710 आपका आ जाएगा रेंट एंड रेट्स का आंसर। उसके बाद आगे देखते हैं जी, आगे आपका आ रहा है जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लिख लिए, रेंट भी हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन को हम देख लेते हैं। हम डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट पे है 25% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, वो मैं लिख लेता हूँ इधर, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, ठीक है जी। क्या है जी, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट दिया है 40,000, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है 40,000 में से जो पहले डेप्रिसिएशन हो चुकी है 17,500, वो आप क्या कर देंगे बेटा जी, माइनस कर देंगे, और जो आएगा उस पर डेप्रिसिएशन निकालें, और इसका फिर हम लेंगे, क्या बना, 25%। ये कितना आता है जी, 25% माइनस करके 5625।
5625। ठीक है जी, तो वो आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। देखें आपको आपको इस सवाल से अच्छी तरीके से अंदाजा हो रहा है कि आई एम नॉट मेकिंग यू कंफ्यूज्ड इन दोज थिंग्स इन विच आर नॉट गोइंग टू कम इन द पेपर। पेपर में वो लंबे लंबे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के वो पार्टनरशिप के सवाल, सोल ट्रेडर के वो लेंथी लेंथी सवाल, वो सब जो है दैट हैज बीन अबॉलिश्ड। आपको छोटे क्वेश्चन आने हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल ज्यादा हो सकते हैं। जैसे इसमें रेंट का पॉइंट है, खैर इसमें तो इतना टेक्निकल चीजें नहीं है, चीजें आसान है, ठीक है, लेकिन हो सकते हैं टेक्निकल पॉइंट भी सवाल में। तो ये हमने अपनी एक्सपेंसेस जो है वो सारे रिकॉर्ड किए हैं। डिविडेंड कहता है आउटस्टैंडिंग कोई है नहीं, वैसे डिविडेंड इसमें आता भी नहीं है। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये दोनों चीजें किस में आती हैं बेटा? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। तो ये जो डिविडेंड पेड है और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आएगा, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगा। तो एक्सपेंसेस का मेरे टोटल कर लेते हैं हम कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने आते हैं, ताकि हम इसको माइनस कर सकें। जी, टोटल करें एक्सपेंसेस का क्या आ रहा है जी? 55147। 55147, ये माइनस कर दें तो आपका आ जाएगा जी प्रॉफिट फॉर द ईयर। एक आधा बच्चे बेटा और भी चेक कर ले, गलती ना हो जाए फिर। 4588। 4588, तो ये मैंने प्रॉफिट फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट बना के आपको निकाल कर दिखा दिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस टाइप का सवाल ही पेपर में। Then you have to prepare the statement of changes in equity, because that is also the requirement of the question, that you need to prepare statement of changes in equity also. देख लें इसमें कोई मसला है किसी को तो बता दें। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल सिंपल है, आसान है, कोई ऐसी नई चीज इसके अंदर नहीं है जो मैं आपको बताना की आपको जरूरत है। तो मई जून 22 का सवाल है, ठीक है जी। मैं इस दफा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस तरह का ये सवाल, मैंने कहा मैं आपको बता दूं, यानी अक्टूबर नवंबर 23 में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ है आपको, ये स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी ऑलरेडी आपको बना के दी हुई है, लेकिन हम तो आपको पता है कि खुद भी डेवलप कर सकते हैं, ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा, फिर जनरल रिजर्व आ जाएगा आपका, और फिर आपका टोटल मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं जरा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। जनरल रिजर्व ऐसे लिख लेते हैं, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स, और फिर आपका क्या आ जाएगा बेटा? टोटल। टोटल कॉलम भी उसने कहा है बनाने को, मतलब उसने फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो हमें भी फिर टोटल कॉलम जो है वो बनाना पड़ेगा उसको फॉलो करने के लिए। ये हम बना लेते हैं स्टेटमेंट चेंज इक्विटी। सबसे पहले आपको पता है इसका क्या आ जाता है? बैलेंस, और बैलेंस हम यहाँ पे लिख लेंगे, और बैलेंस देखते हैं हमें कितना कितना दिया है। देखिए बैलेंस अब उसने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में लिख कर नहीं दिया हुआ, खुद लिखना है हमें। बैलेंस कितना दिया हुआ है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का बेटा बैलेंस दिया हुआ है कितना, ये देखें 20,000, जनरल रिजर्व का है 3,000, और रिटेन्ड अर्निंग का है 2037। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा बेटा? 20,000, जनरल रिजर्व का है जी 3,000, और रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है जी 2037। टोटल करने से कितना आता है जी? टोटल आपका कितना आ जाएगा? 25,037। ओके, उसके बाद इसमें हम क्या कर लेते हैं? प्रॉफिट, क्या वो ऐड हो जाता है? प्रॉफिट किस में ऐड होता है बेटा? रिटेन्ड अर्निंग से कॉलम में। बट ऑलवेज रिमेंबर कि आप रिटेन्ड अर्निंग से कॉलम में प्रॉफिट लिखेंगे तो आपको टोटल में भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल भी साथ साथ ही चलना है आप। उसके बाद बेटा इसकी डिविडेंड जो है वो आपका आएगा, डिविडेंड आप पे कर रहे हैं, और आपको मैंने बताया था कि अब डिविडेंड पेड जो होता है वही लिखते हैं आप सिर्फ। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में डिविडेंड पेड ही आता है सिर्फ, तो डिविडेंड पेड दिया वही नीचे। डिविडेंड पेड ऑन ऑर्डिनरी शेयर कितना है? 1600 का। तो ये प्रॉफिट में से ही माइनस करेंगे, क्योंकि डिविडेंड बेटा प्रॉफिट से ही आपने पे करना है ना। डिविडेंड्स आर सपोज टू बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट से हम डिविडेंड जो है वो माइनस कर देंगे। उसके बाद आपका क्या आता है जी? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व।
ठीक है जी। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हमें दिया हुआ है 3000 का, और वो कहता है कि जनरल रिजर्व में आपने जो ट्रांसफर करना है 1000 इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो 1000 हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने का मतलब है कि 1000 यहाँ से रिटेन अर्निंग के कॉलम में से माइनस हो जाएगा, और जनरल रिजर्व के कॉलम में क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। इसका अब हम टोटल कर लेंगे जी। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है टोटल में आपका आ जाएगा 20,000। उसके अलावा इधर आ जाएगा आपका 4,000। इधर से आप निकालेंगे, आप निकालें कितना आता है ये, 2037 4025। 4025। और टोटल कर लें आप, टोटल कॉलम वाइज ही वही आएगा, रो वाइज भी वही आएगा, 28025। राइट, चेक करने जरा। जी सर यही है। हाँ जी। तो ये हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जो है ना, वो हमने बना के दिखाई है मैंने आपको, कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जो है वो सवाल पे हम किस तरीके से डेवलप जो है वो करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इस पे और मजीद डिस्कस मैं करता हूँ आपके साथ। कहता है जी, कैलकुलेट द लिक्विड रेशियो फॉर एम लिमिटेड एट 30th नवंबर, द आंसर शुड बी करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो लिक्विड रेशियो का आपको पता है फॉर्मूला हमारा होता है, मैं लिखता हूँ इधर। फॉर्मूला हमारा होता है बेटा, करंट एसेट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने गलती की थी, मैंने कहा मैं आपको एक्सप्लेन करके बता भी देता हूँ। बच्चों ने कहा कि शायद जो है करंट एसेट जो है वो आपको खुद कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और करंट एसेट देखिए आप कैसे लेंगे। करंट एसेट के अंदर बेटा क्या क्या चीजें आएंगी। एक तो करंट एसेट में क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी आएगी, आपका 12830। फिर आपका बैंक आएगा, देखें 12830 क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस बैंक आपका 162 का है, और प्लस इसमें आपने करने ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल जो है ये असल पॉइंट है कि वो आपने कैसे लिखना है। देखें ट्रेड रिसीवेबल जो है ना, वो आपने कैसे लिखने हैं, 9800 में से आपने जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, करंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो माइनस करके लिखनी है। क्योंकि करंट एसेट में यू हैव टू टेक नेट ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट ट्रेड रिसीवेबल्स आपने लिए तो आपको प्रोविजन जो है 392 की प्रोविजन है वो माइनस करके करंट एसेट्स को ऐड करना पड़ेगा, और फिर आपको पता चलेगा कि ट्रेड हमारे पास जो है वो 22,400। 22,400। तो ये आपके करंट एसेट्स हैं टोटल। अब क्या करेंगे जी हम, 22,400 आपके करंट एसेट्स हैं, उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो माइनस कर देंगे 12830 की, और डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटी से, जो कि इस क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेड पेबल्स ही हैं, 11585। तो आपका आंसर आ जाएगा जी। सर 0.82 आ रहा है। हाँ जी ठीक है, 0.82:1। तो ये आपकी लिक्विड रेशियो आ गई। का फॉर्मूला था हमारा 0.82:1। अगर आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकालना चाहें तो वो भी बड़ा आसान है। 22,400 करंट एसेट्स हैं, डिवाइडेड बाय 11585, तो आपके पास करंट रेशियो का आंसर भी आ जाएगा, और दैट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट द सेम। यानी आंसर में ऐसा कोई इतना चेंज हमारा 2:1 आ जाएगा, या जो भी आ जाएगा उसका आंसर भी हम इजीली निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं जी हम। कहते हैं जी, मैनेजिंग डायरेक्टर Emily plans to buy new equipment to be used to improve the profitability of the company. She is considering whether to fund the equipment by issuing further ordinary shares or requesting a bank overdraft. ठीक है जी। तो यू डोंट हैव ए बैंक ओवरड्राफ्ट राइट नाउ। तो अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट लेना चाहते हैं तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, बट यू हैव टू मेक द पेमेंट बैक। देन इट डिपेंड्स कि आइदर यू हैव एनी इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन दैट बैंक ओवरड्राफ्ट और नॉट। अगर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो आपका प्रॉफिट आपका डिक्रीज कर जाएगा। और अगर आप ऑर्डिनरी शेयर करते हैं तो आपको पता है कि ऑर्डिनरी शेयर पर आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। आपकी ओनरशिप जो है वो डिवाइड होगी, बिकॉज
आपको शेयर इशू करने पड़ रहे हैं, बट डिविडेंड इज पेड ओनली व्हेन द कंपनी इज गोइंग टू मेक ए प्रॉफिट। इन केस ऑफ लॉस यू डोंट नीड टू पे डिविडेंड। तो इफ द बैंक ओवरड्राफ्ट हैज नो इंटरेस्ट विल गो फॉर द बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हमें हमें उसके लिए बिजनेस रिस्की होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सबमिट करवानी पड़ती हैं, कोलेक्टरल को जमा करवाना पड़ता है, देन आई थिंक इशू ऑफ शेयर विल बी ए मच बेटर ऑप्शन। तो हम इशू ऑफ शेयर की तरफ चले जाएंगे क्योंकि वो एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन महसूस होता है। फिर ये क्वेश्चन आपका है अक्टूबर नवंबर 2023 का, ये भी आप घर में कर सकते हैं, आसान है। अक्टूबर नवंबर 2023 का हमारा ये क्वेश्चन है। फिर ये सवाल है बेटा अक्टूबर नवंबर 2022 का, ये आपके वेरिएंट का ही है, और इसमें भी उसने हमसे जेपी लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30 सितंबर, द फॉलोइंग बैलेंसेस वर अवेलेबल एट दैट डेट, 7% डिबेंचर दिए हैं, इंटरेस्ट भी आपको पता है उसके ऊपर होता है, एडमिन एक्सपेंसेस है, कैरेज इनवर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड है, इन्वेंट्री है, नॉन करंट एसेट्स हैं, प्रोविजन है, परचेजेस, रेवेन्यू और ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं, इन्वेंट्री क्लोजिंग दी हुई है, इंटरेस्ट 7% डिबेंचर पे कहता है हैड बीन पेड अप टू 31 मार्च, यानी 6 महीने का आप ऑलरेडी इंटरेस्ट पे कर चुके हैं वो कह रहा है, और बाकी जो है वो कह रहा है आपने पे भी करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड रेट्स ऑफ 1200 फॉर द 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च। तो एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर भी रेट्स 1200 के शामिल हैं, जो कि 6 महीने 31 मार्च को बेसिकली खत्म हो रहे हैं 2021 को। अगले 6 महीनों का भी हमने पे कर दिया, तो सारे का सारा ही हमारा ये क्या है, प्रीपेड है, हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग है, वो ऐड हो जाएगी, नॉन करंट एसेट पे डेप्रिसिएशन है। बैड डेट्स का आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये फाइनल अकाउंट में भी ऐसा ही सवाल आया था। पहले बैड डेट्स में से आप पहले ट्रेड रिसीवेबल में से बैड डेट्स माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उस पर निकालेंगे प्रोविजन कितनी, 2%। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो बनेगा। तो बाकी सिंपल है, इनकम स्टेटमेंट उसने मांगी है, इस क्वेश्चन में ऐसा कोई नई चीज नहीं है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट वोंट गिव यू एनी ट्रबल इन एनी केस। बाकी हमने नॉर्मली सारा कुछ पढ़ लिया हुआ है, ये मैंने सवाल आपको करवाया था कल। दैट इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ द चैप्टर। कोई भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप बिना झिझक प्लीज आप पूछ सकते हैं। मेरी बुक के जो क्वेश्चन है ये काफ़ी हैं, इसके अलावा और आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। दैट वुड बी एनफ फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज तो फिर अल्लाह हाफिज।